यदाक्षरपरिमाणं तच्छन्दः कथ्यते। अर्थात जो अक्षरों का परिमाण है या मापने की विधि है उसे छंद कहते हैं। अर्थात छंद एक इंची टेप है जिससे गीतों या कविताओं को मापा जाता है। आज हम छंदों के नियम सीखने के लिए इन मुख्य 5 तत्वों को जानेंगे। वर्ण का अर्थ है कोई भी अक्षर, स्वर हो या व्यंजन हो, जिनके मिलने से शब्द बनते हैं। मात्रा अर्थात छंद को मापने की इकाई। मात्रा का काम है वर्णों को मापना कि यह वर्ण ह्रस्व है या दीर्घ है। मात्रा 2 प्रकार की होती हैं। ह्रस्व मात्रा, एक ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री तथा कै, चे, टे, ते, की, कु, क्री आदि। दीर्घ मात्रा, जिनके उच्चारण में डबल समय लगता है उन्हें दीर्घ मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, का, चा, की, कू, के, कई, को, कौ, कह, कम आदि दीर्घ मात्रा वाले वर्ण माने जाते हैं। इन ह्रस्व वर्णों तथा दीर्घ वर्णों को लघु तथा गुरु भी कहते हैं। वर्णों को मापते समय उनके ऊपर लघु तथा गुरु के चिन्ह भी लगाए जाते हैं। जो वर्ण लघु हो उस पर एक खड़ी रेखा लगाई जाती है। गुरु अर्थात दीर्घ वर्णों के ऊपर एस के समान अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। अब रह गई बात कि आधे वर्ण पर कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसका उत्तर है कि इस पर कोई चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन इसके प्रभाव से इससे पहले वाला वर्ण दीर्घ अर्थात गुरु बन जाता है। जैसे कल्पना, यहाँ कै ह्रस्व वर्ण है, लेकिन इसके आगे आधा लय होने के कारण यह कै दीर्घ माना जाएगा। इसी प्रकार अर्यमा, यहाँ पर ए के बाद आधा रे आने पर ए दीर्घ बन गया। अब कुछ वर्ण संयुक्त वर्ण भी होते हैं। इन पर कौन सी मात्रा लगेगी, तो उत्तर है कि इन पर ह्रस्व अर्थात लघु की मात्रा ही लगेगी, लेकिन इनसे पहले वाला वर्ण दीर्घ बन जाता है। जैसे लक्षण, यहाँ लय ह्रस्व वर्ण था, लेकिन इसके आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण लय दीर्घ या गुरु बन गया। इसी प्रकार यज्ञ, छत्र और इसी प्रकार मिश्रित, यहाँ पर मी ह्रस्व वर्ण था, लेकिन इसके आगे संयुक्त वर्ण होने के कारण यह दीर्घ बन गया। छंद का एक और महत्वपूर्ण तत्व है पाद या चरण। किसी भी श्लोक को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इन्हीं बटे हुए भागों को हम श्लोक के चरण या पाद कहते हैं। यह पहला पाद कहलाता है, यह दूसरा पाद कहलाता है, यह तीसरा और यह चतुर्थ पाद या चरण कहलाता है। आपको चरण की जानकारी हो गई तो एक बात और जान लीजिए कि चरण के अंत में यदि ह्रस्व वर्ण हो तो वह आवश्यकता पड़ने पर दीर्घ भी मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण तत्व है यति। श्लोक का उच्चारण करते समय
जहां पर रुक कर हम सांस लेते हैं उसे यति कहते हैं। जैसे एक एव खगो मानी वने वस्ति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इस प्रकार इस श्लोक में आपने अनुभव किया कि 4 यति आई हैं और ये 4 यतियां आवश्यक भी होती हैं क्योंकि इनमें बीच में श्वास लेने की आवश्यकता होती है। अब आपको वर्णों को मात्रा से मापने की विधि समझ आ चुकी है। अब तक आपने इतना ही जाना है जितना दूरी मापने के लिए 1 इंच का ज्ञान होना। इसके बाद 1 फुट को मापने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 12 इंच से 1 फुट बनता है। इसी प्रकार छंद मापने में भी 3 मात्राओं के मिलने से एक गण बनता है। इस प्रकार श्लोक के इस चरण में 2 गण हैं तथा शेष बची 2 मात्राओं को कहेंगे गुरु तथा लघु। अर्थात इस चरण में 2 गण हैं तथा 1 गुरु है और 1 लघु है। यह हो गई इस चरण की पैमाइश। इसी प्रकार चारों चरणों की पैमाइश की जाती है। ये कुल 8 गण होते हैं। इन 8 गणों को जान लेने पर आप सभी छंदों को समझ जाएंगे। इन 8 गणों को एक साथ याद करने के लिए एक सूत्र बनाया गया है, यमाताराज भान शलगाह। इस एक वाक्य में 8 गणों का प्रयोग हुआ है। यगण में मात्राओं का क्रम किस प्रकार होता है उसे इस सूत्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। अगर यगण में हमें मात्राओं का पता लगाना है तो य से आगे के 2 अक्षरों को और उसमें जोड़कर उसकी मात्राओं का पता लगा सकते हैं कि यगण में कितनी मात्राएं आती हैं। जैसे इस सूत्र में य के बाद मा और ता 2 वर्ण आए हैं। इनके ऊपर हम चिन्ह लगाएंगे तो पता लगेगा कि इसमें य ह्रस्व वर्ण है, मा दीर्घ वर्ण है और ता दीर्घ वर्ण है। इस प्रकार यगण वही होता है जिस गण में 1 ह्रस्व तथा बाद में 2 दीर्घ मात्राएं आती हों। इसके बाद मगण का पता लगाने के लिए इस सूत्र में मैं से आगे के 2 वर्णों को जोड़कर हम देखेंगे तो ये 2 हैं ता और रा। इनके ऊपर चिन्ह लगाएंगे तो मा भी दीर्घ, ता भी दीर्घ और रा भी दीर्घ। अर्थात मगण वह होता है जिसमें तीनों वर्ण दीर्घ होते हैं। इसके बाद तगण। तगण के लिए हम उसके आगे के 2 शब्दों को उसमें जोड़ के देखेंगे तो पता लगेगा कि तगण में 2 गुरु होते हैं और अंत में 1 लघु होता है, उसे तगण कहते हैं। इसी प्रकार जब हम रगण को पहचानेंगे तो रगण के लिए उससे आगे आने वाले 2 शब्दों को जोड़ने से पता लगा कि रगण में 1 दीर्घ होता है, बीच में लघु होता है तथा अंत में फिर दीर्घ होता है। इसके बाद जगण को अगर हम देखें तो जगण में पहले ह्रस्व होता है, फिर दीर्घ होता है तथा अंत में फिर ह्रस्व होता है। इसी प्रकार अगर हम भगण को लें तो भगण में 1 दीर्घ होता है तथा 2 अंत में लघु होते हैं। इसी प्रकार नगण को देखें तो नगण में तीनों वर्ण ह्रस्व होते हैं। इसी प्रकार सगण को देखें तो सगण में प्रथम दोनों वर्ण लघु तथा अंत में गुरु होता है। तो ये इस प्रकार य से लेकर श तक आपके 8 गण हो जाते हैं। ये अंत में लय का अर्थ होता है लघु और गह का अर्थ होता है गुरु।
तो इस सूत्र को अवश्य याद कर लें। ये माता राज भान सलगहा, ये माता राज भान सलगहा। आइए अब हम एक छंद का लक्षण व उदाहरण सीखते हैं ताकि मात्राओं को लगाने का अभ्यास हो जाए। पहला वैदिक छंद है गायत्री छंद। यही एकमात्र ऐसा छंद है जिसमें केवल 3 ही पाद या चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु तथा 6ठा वर्ण गुरु होता है। जैसे पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। अब इस छंद के वर्णों पर मात्राओं के चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर पा गुरु है, व लघु है, कह गुरु है, नह गुरु है, स लघु है। रे लघु था लेकिन पीछे आधा स होने के कारण गुरु बन गया। व लघु है। ती गुरु है, वा गुरु है, जे गुरु है। भी छोटी ई की मात्रा के कारण लघु था लेकिन आगे आधा रे होने के कारण यह भी गुरु बन गया। वा गुरु है। जी लघु है। नी गुरु है। वे लघु है। ती गुरु है। यह लघु था लेकिन आगे संयुक्त वर्ण ज होने के कारण गुरु बन गया। जम ऊपर अनुस्वार होने के कारण गुरु बन गया। वे के आगे आधा श होने पर यह भी गुरु बना। टू छोटे ऊ की मात्रा के कारण यह लघु ही रह गया। धी लघु है। या गुरु है। वे लघु है तथा सुहु विसर्ग लगने के कारण गुरु बन गया। अब इसमें देखते हैं कि हमारा लक्षण इसमें पूरा उतरता है या नहीं। पहली शर्त 3 चरण होने चाहिए, तो इसमें 3 ही चरण हैं। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होने चाहिए, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले चरण में हो गए पूरे 8। इसी प्रकार तीनों चरणों में आप गिनने पर 8-8 ही पाएंगे। तीसरी शर्त है प्रत्येक चरण का 5वां वर्ण लघु तथा 6ठा वर्ण गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक में 5वां वर्ण लघु है तथा 6ठा वर्ण गुरु है। यह था पहला वैदिक छंद गायत्री। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बताई गई सभी बातें अवश्य समझ आ गई होंगी। इसी प्रकार की संस्कृत विषय की अत्यंत सरल तथा रोचक पाठ्य सामग्री को स्वतः प्राप्त करने के लिए कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद।